यहाँ आसपास खड़े सभी माफिया अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो हम जिस तरह आए हैं उसी तरह हमें जाने भी दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे तभी तुम लोगों की जिंदगी बचेगी, वरना आज ही सब कुछ क्लियर कर देते हैं। क्या कहते हो विवान खन्ना? चलो शूट करो। और अभी जीवा की बात को सुनकर सभी माफिया घबराते हुए जल्दी से विवान खन्ना के हाथ से गन छीनकर उसे साइड में फेंकते हुए बोले, माफिया किंग, आप पागल हैं क्या? छोड़िए इस गन को और जाने दीजिए इन लोगों को, वरना आपके चक्कर में हम सभी मारे जाएंगे। यह सुनकर विवान खन्ना उन सभी पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं इन सबको जिंदा जाने नहीं दूंगा। उनके यहाँ से जाने का मतलब है कि मैं हार गया और विवान खन्ना किसी से नहीं हार सकता। यह लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और यह सुनकर जीवा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है विवान खन्ना, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो यही सही। इतना कहकर जीवा बड़े स्टाइल से अपनी पैंट की पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर दांतों के बीच दबाता है और अपने लाइटर से उसमें आग लगाकर उसके कश लेने लगा। एक कश लेने के बाद वह मुस्कुराते हुए वह सिगरेट अपनी 2 उंगलियों के बीच में दबाकर फ्लोर पर गिराने ही वाला था कि तभी सभी माफिया अपनी अपनी गन निकालकर विवान खन्ना के ऊपर पॉइंट करते हुए उसके लोगों को धमकाते हुए बोले, खबरदार कोई भी चालाकी चलने की कोशिश मत करना, वरना अपनी जान बचाने के लिए हम लोग तुम्हारी जान भी ले लेंगे। विवान खन्ना, अपने लोगों से कहो कि बंदूक नीचे रख दें, वरना तुम्हारी पावर और पोजीशन तो जा ही चुकी है, जान भी चली जाएगी। यह सुनकर विवान खन्ना उन सभी माफियाओं को हैरान नजरों से देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग मुझे द माफिया किंग विवान खन्ना को धमकी दे रहे हो? तुम लोगों को तो मैं भूल गए। तुम लोग आज तक कितनी बार तुम लोगों की लीगल और इलीगल तरीके से मैंने तुम लोगों की हेल्प की है, और आज तुम लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो। माना कि तुमने हमारी बहुत बार हेल्प की है माफिया किंग, लेकिन बदले में तुमने हमसे भी बहुत बड़ी बड़ी कीमत ली है, तो यह एहसानों की बात तो हमारे सामने मत ही करो। और आज यहाँ एहसानों की नहीं बल्कि जिंदगी की बात हो रही है। तुम्हारे अकेले के लिए हम सब अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। ड्रैगन किंग और डेविल प्रिंसेस को उनकी टीम के साथ जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर सभी माफिया क्रिश आशी की तरफ देखते हुए बोले, आप लोग जाओ यहां से, बाकी सब हम संभालेंगे। सभी माफियाओं की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए बोला, गुड, वेरी गुड डिसीजन। तो मिलते हैं 15 दिन बाद माफिया मीटिंग में। आशी की तरफ देखते हुए क्रिश बोला, विद माई वाइफ माफिया क्वीन। आशी ने मुस्कुरा कर क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, और माफिया किंग ऑल्सो। और अब क्रिश ने वहां से सभी को चलने का इशारा किया। इसके बाद क्रिश आशी की कमर में हाथ डालकर वहां से जाने लगा कि तभी क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए और उसने मिस्टर वालिया की तरफ अपनी तिरछी नजर से देखते हुए कहा, फ्यूचर में यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समर, उनकी बेटी को हमारे साथ ले लो, कुछ दिनों के लिए वह हमारी मेहमान नवाजी में रहेगी। क्रिश की बात को सुनकर मिस्टर वालिया की आंखें फैल गईं कि तभी समर तेजी से बंदूक की नोक पर माही का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। माही खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने भाई, डैड और जीवा से मदद मांग रही थी। छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे डैड, भाई, जीवा, मुझे बचाओ। अपनी बहन को किडनैप होते हुए देखकर विद्युत अपनी बहन की तरफ बढ़ा ही था कि तभी जीवा ने अपनी बंदूक मिस्टर वालिया के सर पर पॉइंट करते हुए कहा, खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे बाप की खोपड़ी उड़ा देंगे। अगर हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो वह सिर्फ हमारी मेहमान बनकर हमारे पास रहेगी, लेकिन अगर हमारे साथ चाल चलने की कोशिश की तो ना बहन बचेगी ना बाप। इतना कहकर जीवा ने समर को आंखों से इशारा किया
इसके बाद समर एक झटके में माही को अपने कंधे पर उठाकर तेज कदमों के साथ वहां से ले गया। माही अपने साथ पैर मारते हुए समर की पीठ पर लगातार पंच मार रही थी। वह उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समर वह भी कोई नॉर्मल चॉकलेटी बॉय तो नहीं था, बल्कि जिम में कसरत की हुई मजबूत बॉडी का मालिक था। माही उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पाई। अचानक माही को इस तरह जाते हुए देखकर अब काजल का सब्र जवाब दे चुका था। वह गुस्से से जीवा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, जीवा, यह क्या बदतमीजी है? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने आज तक तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? तुम सचमुच बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। मुझे नफरत हो रही है तुमसे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इससे पहले कि कहते हुए काजल की आंखों में आंसू आने लगे थे, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। काजल की बात को सुनकर आसी जीवा और काजल की तरफ देख रही थी। वह अच्छे से जानती थी कि काजल के दिल में जीवा के लिए कितना प्यार है। इससे पहले वह कुछ रिएक्ट करती कि तभी जीवा को भी काजल की आंखों में अपने लिए नफरत देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वह एक झटके में काजल के पास आया और उसे कमर से थाम कर अपने कंधे पर उठा लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। काजल भी पूरी तरह हैरान थी और अब जीवा गुस्से से दांत पीसते हुए काजल को यूं ही अपने कंधे पर उठाकर अपने कदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुझे मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लेना, लेकिन अब तो मुझे मेरे पास ही रहना होगा। और जीवा की बात को सुनकर काजल उसके कंधे पर पंच मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, जीवा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, छोड़ो मुझे। काजल हाथ पैर मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीवा यूं ही उसे अपने कंधे पर लिए हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। यह देखकर युवान खन्ना अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी जीवा पलट कर युवान खन्ना पर अपनी गन पॉइंट करते हुए बोला, खबरदार, आगे एक कदम भी बढ़ाया तो अभी सिर्फ हाथ काटा है, गला काट कर फेंक दूंगा। इसलिए जहां हो वहीं रहो। इतना कहकर वह एक बार फिर काजल को यूं ही अपने कंधे पर लिए हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जोश, कैथी भी उन सभी के पीछे पीछे वहां से चले गए कि तभी युवान खन्ना अपने कटे हुए हाथ को देखकर दर्द से करहाते हुए अचानक ही फ्लोर पर गिर गया। 5 घंटे बाद उसकी आंख एक अस्पताल के बेड पर खुली और अपने आप को जिंदा देखकर वह हैरान था और उसने दर्द से करहाते हुए अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने डैड से पूछा, मैं अब तक जिंदा कैसे हूं डैड? मुझे तो उन्होंने जहर दिया था। आपको एंटीडोट कहां से मिला? और युवान खन्ना के सवालों को सुनकर विवान गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी आंखें बंद कर गुस्से का घूंट पीते हुए बोला, पता नहीं कैसे, लेकिन यह एंटीडोट मुझे उन्हीं ने भेजा था और कहा कि यह तुम्हारे सुधरने का लास्ट मौका है। इसके बाद वह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उनकी दया की बदौलत है। और अपने डैड की बात सुनकर युवान अचानक ही गुस्से से दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर बोला, व्हाट? और आपने मुझे उनकी भीख में दी हुई जिंदगी जीने के लिए वह एंटीडोट दे दिया? इससे अच्छा तो आप मुझे मरने के लिए छोड़ देते। कम से कम मैं इज्जत की जिंदगी तो जीता। क्या हैसियत रह गई मेरी उन सबके सामने? आप इतने कमजोर कैसे पड़ गए डैड? क्यों नहीं मर जाने दिया मुझे? उसने पहले मेरी आंखें फोड़ दी थी, बड़ी मुश्किल से सर्जरी से मेरी आंख ठीक भी हुई, लेकिन अब उसने मेरा हाथ भी काट दिया। उसने मुझे अपाहिज बना दिया। डैड, सारी दुनिया के सामने मेरी खिल्ली उड़ रही है। आपसे प्रॉपर्टी, पावर और माफिया की पोजीशन भी छीन जाने वाली है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए डैड। मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। कहते हुए युवान की आंखों में नफरत नजर आ रही थी। उसे अपनी जिंदगी से घिन आ रही थी और उसकी बात को सुनकर विवान खन्ना उसे समझाते हुए बोला,
पागलपन वाली बातें मत करो युवान। उन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है भीख समझकर, लेकिन तुम इस जिंदगी को उनकी सबसे बड़ी गलती और बेवकूफी साबित करो। तुम मेरे बेटे हो युवान, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। मेरी पोजीशन जाने वाली है, चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बावजूद मैं माफिया रहूंगा। मेरी अपनी सेल्फ पावर भी है और राष्ट्रपति की पोजीशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं उसे जीतने के लिए जी जान लगा दूंगा, फिर देखता हूं मेरे सामने कौन कब तक खड़ा रहता है। और जहां तक बात है ड्रैगन किंग और उसकी टीम की, वह तो खत्म होंगे और जरूर होंगे, और इसमें मेरा बेटा होने के नाते तुम मेरा साथ दोगे। भूलो मत तुम्हारी बहन उसके कब्जे में है और तुम्हें उसे वापस लेकर आना होगा, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डैड की बात को सुनकर युवान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, इम्पोर्टेंट है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं डैड। और अब विवान खन्ना अपनी नजर चुराते हुए बात को संभालते हुए बोला, इम्पोर्टेंट है मतलब वह तुम्हारी बहन है, हमारी इज्जत है, और भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी रक्षा करो। आखिर इतने सालों बाद वह तुम्हें मिली है। बोलो बेटा, तुम अपनी बहन को लाओगे ना? और यह बात सुनकर युवान खन्ना हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ डैड, मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा, मैं काजल को लेकर आऊंगा। अपने बेटे की बात को सुनकर विवान खन्ना के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ जीवा डेविडसन विला में काजल को अपने कंधे पर लाकर एक कमरे में लाकर बेड पर पटक देता है, और काजल गुस्से से चीखते चिल्लाते हुए जीवा पर गुस्सा करते हुए खुद को छोड़ देने की और जाने देने की बात कर रही थी। जीवा, यह बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा जाने दो मुझे, वरना तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब तुम यहां से नहीं जा सकती, समझी? थोड़ी ही देर में तुम्हारी जरूरत का हर सामान इस कमरे में भिजवा दूंगा, लेकिन अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अब यह चार दीवारी ही तुम्हारी दुनिया है। इतना कहकर जीवा वहां से जाने लगा कि तभी काजल गुस्से से बिस्तर से उठकर चिल्लाकर जीवा के पीछे आते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो मुझे यहाँ रखने वाले? मैं किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रहूंगी, समझे तुम? जीवा, सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? जीवा, कहते हुए काजल चिल्लाती रह गई, लेकिन जीवा तुरंत ही दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। और अब काजल गुस्से से कमरे में इधर उधर घूमने लगी। उसकी आंखों में जीवा के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था, उन आंखों में आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ समर भी माही को एक कमरे में लाकर बिस्तर पर पटकते हुए बोला, अब तुम्हें यहीं रहना होगा, कोई भी चालाकी चलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, समझी तुम? इतना कहकर समर वहां से जाने लगा कि तभी माही उस पर चिल्लाते हुए आंखों में आंसू लिए रोते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और मुझे इस तरह किडनैप क्यों किया है? आखिर क्या गलती है मेरी? मुझे जाने दो, देखो मुझे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, प्लीज, लेकिन मुझे जाने दो। इतना कहते हुए माही चिल्लाते जा रही थी, लेकिन समर उसकी बिना कोई बात सुने दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में जीवा और आशी रोते हुए एक दूसरे के गले मिले हुए थे। गाड़ी में कृष्ण ने आशी को बता दिया था कि जीवा उसका भाई अंश है, और यह जानने के बाद आशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वह जीवा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोते हुए शिकायतें कर रही थी कि आखिर जीवा ने इतने दिनों से उसे कुछ क्यों नहीं बताया। वह खामखा ही इतने दिनों से उससे नफरत करती थी। यह सोचकर कि वह कार्तिक होने के बावजूद उसके दुश्मनों का साथ दे रहा है, लेकिन आज सच्चाई पता चलने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। और अंश अपनी प्यारी सी बहन को सीने से लगाकर उसकी सारी शिकायतों को सुन रहा था। यह नजारा बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। अब आशी रोते हुए अपने भाई के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तो फाइनली आज मैं अनाथ नहीं हूँ, कोई है इस दुनिया में जो मेरा अपना है। भाई आप आ गए, आप आ गए भाई, मैं बहुत खुश हूँ भाई। आशी को रोता हुआ देखकर अंश उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं भी बहुत खुश हूँ छोटी, मैं बता नहीं सकता,
जब मुझे पता चला कि तू मेरी अपनी बहन है, मैं कितना खुश हुआ था। मेरा दिल किया कि मैं तुझे अपने सीने से लगाकर चीख कर चिल्ला कर बताऊं कि तू मेरी बहन है, लेकिन सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं थी, इसलिए मुझे सच छुपाना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। मेरी बहन इतनी स्ट्रांग और पावरफुल है, वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। मुझे खुशी है कि आज तक कृष्ण ने सिर्फ तेरा ही नहीं बल्कि मेरा भी साथ दिया। तुझे पाकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ छोटी। दोनों भाई बहन का इमोशनल मिलन हो ही रहा था। आप आसपास खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह काफी देर से दोनों भाई बहनों को लिपटे हुए देख रहा था और अपने हाथ की मुट्ठियां वो कसते जा रहा था। अपने जेलस और पजेसिव नेचर को संभाल रहा था, लेकिन फाइनली जब उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, वह झटके से आशी और अंश के पास जाकर आशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचता है। बस बहुत हो गया, मुझे लगता है अब तुम दोनों को रेस्ट करना चाहिए। साइको, एक मिनट रुको। इतना कहकर आशी अपने आप को कृष्ण की बाहों से छुड़ाकर अपने बाबा राहुल के पास गई। वह अपने कान पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए मासूम सा चेहरा बना लेती है, क्योंकि राहुल को सच न बताकर और घर से जाकर वह जानती थी कि उसने राहुल को काफी ठेस पहुंचाई है। आशी के माफी मांगने पर राहुल, जो कि उससे थोड़ा नाराज था, अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है, लेकिन आशी एक क्यूट सी बच्ची की तरह उससे लिपट कर क्यूट सा चेहरा बनाकर सॉरी बाबा करके माफी मांग रही थी। बाबा प्लीज माफ कर दीजिए ना मेरे प्यारे बाबा, मेरे क्यूट बाबा, मेरे हैंडसम बाबा। और आशी की बात को सुनकर राहुल उसे अपनी तिरछी नजर से देखते हुए बोला, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद तुम मुझे बाबा नहीं कहोगी, वह काफी ओल्ड फैशन लगता है। अब तुम मुझे डैड कहोगी, बिल्कुल कृष की तरह। बोलो मंजूर है? और यह सुनकर आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बाबा ही कहूंगी, क्योंकि आप मेरे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे हैंडसम से बाबा हैं। डैड तो आप सिर्फ साइको के लिए हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे सब कुछ हैं, है ना मेरे प्यारे बाबा। कहते हुए आशी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। और उसकी बात को सुनकर राहुल उसके सर पर टपली मारते हुए बोला, तू बहुत शरारती है बदमाश कहीं की, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना बेटा। तू नहीं जानती अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरे दिल पर क्या बीतती। आज के बाद अगर तूने यह गलती की तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, समझी? समझ गई मेरे प्यारे बाबा। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी। अब तो मुस्कुरा दीजिए ना प्लीज मेरे लिए, मेरे प्यारे बाबा। इतना कहते हुए आशी किसी छोटे बच्चे की तरह राहुल से ढेंगे लिपट लिपट कर चुलबुली हरकतें कर रही थी, जो कि राहुल के आसपास खड़े नताशा, रॉकी, समर, जॉस, कैथी, गौरी और निक के चेहरे पर भी स्माइल ले आई थी। अब धीरे धीरे आशी सभी से माफी मांगती है बिना बताए यहाँ से जाने के लिए, लेकिन फाइनली जब वह ऐना के सामने आई, ऐना अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ऐना की आंखों में अभी भी आशी के लिए नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर आशी की आंखें नम होने लगी थीं। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, देखिए मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन और इससे पहले कि ऐना नाराजगी में आशी से कुछ कहती कि तभी क्रिस कोल्ड वॉइस में अपनी मॉम और आशी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है फायरफ्लाई, बल्कि यहाँ कोई और गुनाहगार है जिसे यह सब करने की जरूरत है, और मैं उसे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। वह सामने आकर अपना गुनाह और सजा कबूल कर रहे, वरना ड्रैगन किंग की दी हुई सजा वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वक्त आ चुका है, पूरे गेम को खत्म किया जाए। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखें काफी ज्यादा ठंडी थीं और उसकी बातों का मतलब आसपास खड़े कुछ लोग समझ पाए थे और कुछ लोग नहीं। आशी, समर और राहुल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन बाकी सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज थे।
मैंने कहा, गुनहगार सामने आओ और अपना जुर्म कबूल करो, वरना। कहते हुए कृष अपनी कोल्ड आंखों से आसपास खड़े सभी लोगों को देख रहा था, लेकिन फिर भी कोई भी उन सब के बीच में से निकल कर बाहर नहीं आया कि तभी ऐना थोड़ा कंफ्यूज होते हुए आगे जाकर दांत पीसकर फिर से लगभग गरजते हुए बोली, कृष, तुम किस गुनहगार की बात कर रहे हो? यहाँ कोई भी गुनहगार नहीं है सिवाय तुम्हारी इस बीवी के। इसने अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे खानदान की इज्जत की भी परवाह नहीं की, तुम्हारे प्यार की परवाह नहीं की। इतने दिन अपने दुश्मनों के घर रहकर आई है, वह भी तब जब दुश्मन का बेटा इसके पीछे पूरी तरह लट्टू था। ना जाने दोनों के बीच क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, और तुम हो कि उसे इतनी आसानी से माफ। शट अप, जस्ट शट अप। अब एक और शब्द कहने की कोशिश मत कीजिएगा मॉम। कहते हुए कृष अचानक ही दहाड़ उठा और वह अपनी कोल्ड नजरों से अपनी मॉम को देखने लगा। कृष की इतनी ऊंची आवाज को सुनकर ऐना अचानक ही चुप हो गई। उसकी आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई कि तभी कृष धीरे से आसी के पास आकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, मेरी वाइफ कैसी है और कैसी नहीं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और इसके बारे में मैं किसी से कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मुझे किसी की भी ओपिनियन की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फायरफ्लाई को जानता हूं और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। आप मेरी मॉम हैं, इसलिए मैं आपकी लास्ट बकवास बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर इसके अलावा आपने कुछ और कहने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझिए आप। उसने क्या किया है और कैसे किया है मैं सब जानता हूँ। मेरी फायरफ्लाई गलत नहीं है, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया है मुझे बताकर किया है, हमारी प्लानिंग के हिसाब से किया है। और कृष की इस बात को सुनकर राहुल और आसपास खड़े सभी लोग हैरान थे। तुम यह क्या कर रहे हो कृष? लगता है तुम अपनी बीवी को बचाने के लिए यह सब झूठ बोल रहे हो। हमें अच्छे से पता है इसके जाने के बाद तुम्हारी क्या हालत हुई थी, तुम कितने हर्ट हुए थे, और उसके बावजूद तुम इसकी साइड ले रहे हो। लगता है इसने तुम पर कोई जादू कर रखा है, इसलिए तो तुम अपनी मॉम की भी इंसल्ट करने से पहले एक बार नहीं सोचते। आखिर क्या है इस लड़की में, बताओ मुझे। क्या तुम्हें अपनी मॉम से ज्यादा इस लड़की से प्यार है? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। कृष, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। कहते हुए ऐना की आंखों में आंसू आने लगे थे कि तभी कृष उनकी तरफ देखते हुए हमेशा की तरह कोल्ड वॉइस में ही बोला, हाँ, आप मेरी मॉम हैं और इसीलिए मैं आपकी यह बातें सुन रहा हूँ। और आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मैं अपनी वाइफ की साइड ले रहा हूँ, बल्कि जो सही है मैं उसे सही कह रहा हूँ। फायरफ्लाई ने जो कुछ किया मुझे सब पता है, और क्यों किया यह भी पता है, क्योंकि यह पूरा आइडिया मेरा था। और अब कृष की इस बात को सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे कि तभी कृष अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए आपस में खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, यह सब कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, यह मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आप लोगों के सामने अपनी वाइफ की सफाई पेश करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के दिल में कभी भी यह ख्याल आए कि मेरे लिए सिर्फ कुछ ही रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं मेरे लिए मेरी पूरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही और गलत। और मेरी वाइफ गलत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। इतना कहकर कृष आसी की तरफ भरोसे भरी नजरों से देखने लगा, और कृष की आंखों में अपने लिए भरोसा देखकर आसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब स्टार्ट होता है फ्लैशबैक। कृष को आसी की सच्चाई पर शक तो पहले ही हो चुका था, और वह आसी से इस बारे में कंफर्म भी करना चाहता था, लेकिन उसके पास इसका सही मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आसी, जो कि पहले ही कृष का दिल तोड़ने का फैसला ले चुकी थी, उसकी रिक्वेस्ट पर कृष उसे वैकेशन के लिए उसे बीच साइड मेल विला में लेकर आया।
और रोमांटिक डिनर के बाद जब आशी इमोशनल होकर क्रिश के सीने से लगकर फूट कर रो रही थी, तभी क्रिश ने उसे अपने सीने से लगाते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, फायरफ्लाई, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। अगर तुम्हें सचमुच अपने साइको पर भरोसा है और मुझे सच्चे दिल से प्यार करती हो तो बताओ, सब कुछ सच बताओ। और क्रिश की बात को सुनकर आशी फाइनली उसके सामने टूट गई। उसने क्रिश के सीने से लगे हुए रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता दी थी। उसने अपनी एक एक हकीकत खोलकर क्रिश के सामने रख दी थी, जिसे सुनकर क्रिश को कुछ खास हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इस बात को समझ ही चुका था। वह तो बस अपनी फायरफ्लाई के मुंह से सुनना चाहता था। आशी से सच्चाई जानने के बाद कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे सवाल करता है, तो तुम क्या चाहती हो, बताओ मुझे। और यह सुनकर आशी अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साइको, लेकिन अपने गुनहगारों को माफ नहीं कर सकती। मुझे उनकी बर्बादी देखनी है साइको, अपनी आंखों से। और आशी की इस बात को सुनकर क्रिश अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, डेविल प्रिंसेस, इस तरह रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम स्ट्रांग हो चुकी हो फायरफ्लाई, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैं चाहता था। तो अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो। अब वक्त आ चुका है कि तुम ड्रैगन क्वीन बनो। तो चलो वॉर की शुरुआत करते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। और क्रिश की बात को सुनकर आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और अब प्लानिंग के हिसाब से आशी ने क्रिश का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उन दोनों को पता था कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है, जो उनकी इंफॉर्मेशंस किसी को दे रहा है। प्लानिंग के हिसाब से क्रिश का दिल टूटने के बाद क्रिश उसको छोड़कर वहां से वापस विला आ गया और आशी को युवान खन्ना ने किडनैप कर लिया। फ्लैशबैक खत्म। क्रिश ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, फायरफ्लाई ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि यह हमारी एक छोटी सी प्लानिंग थी, इस विला में रह रहे एक जासूस के लिए, ताकि हमारे दुश्मनों को लगे कि सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल है और सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा वह चाहते हैं। पर सच तो यह था कि यह एक चाल थी जो हमने चली थी विला के जासूस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। क्रिश की बात को सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान थे कि तभी राहुल थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या विला में जासूस? लेकिन हमारे विला में भला कौन जासूस हो सकता है? यहाँ सब तो अपने ही हैं। और यह सुनकर आशी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोली, अक्सर दुश्मन अपनों का चोला पहन कर आते हैं डैड, और हमारे बीच भी कोई ऐसा ही अपना है, और वह कोई और नहीं बल्कि सोफिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना सोफिया? कहते हुए आशी ने तुरंत ही सोफिया की तरफ इशारा कर दिया। और आशी की बात को सुनकर सोफिया के साथ साथ ऐना की आंखें भी फैल गईं। यह क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सोफिया जल्दी से घबराते हुए ऐना के पीछे जाकर छुप गई और उसे अपने झांसे में लेते हुए बोली, आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आंटी, आप मेरा यकीन कीजिए, यह सब इन दोनों हस्बैंड वाइफ की चाल है, मुझे यहाँ से निकालने के लिए, आपकी नज़रों में गिराने के लिए, क्योंकि यह आशी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, क्योंकि इसे पता है आपकी फर्स्ट चॉइस क्रिश के लिए मैं हूँ, और इसने क्रिश को भी अपने झांसे में ले लिया है। आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई स्वेयर आंटी। सोफिया ऐना को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक ही उस हॉल में एक स्पीकर की आवाज़ गूंजने लगी। इसके साथ ही टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा, जो कि सोफिया के कमरे की कुछ रिकॉर्डिंग्स थीं, जिसमें वह मोबाइल पर बात करते हुए किसी को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। हेलो, हाँ, वह दोनों अभी अभी वैकेशन के लिए निकले हैं। ओ माय गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। क्रिश का दिल पूरी तरह टूट चुका है और वह नफरत करता है अपनी वाइफ से। ओ गॉड, उसके दिमाग से अभी भी उसके प्यार का भूत नहीं उतरा। लेकिन तुम टेंशन मत लो,
मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसकी मॉम मेरी मुट्ठी में है, आज नहीं तो कल वह मेरे कंट्रोल में आ ही जाएगा। तुम तो बस उस लड़की को संभालो और जो करना है करो, बस कोशिश करना कि वह यहाँ ना आए। इसमें हम दोनों की भलाई है। इन वीडियो और रिकॉर्डिंग्स को सुनकर ऐना के साथ साथ आसपास खड़े सभी लोग हैरान थे कि तभी समर मुस्कुराते हुए वह वीडियो रिमोट से बंद करते हुए बोला, इसके ऊपर शक तो हमें पहले ही था, लेकिन हमारा शक यकीन में तब बदला जब यह हमें हमेशा क्रिश के कमरे के आसपास ताका झांकी करते हुए नजर आती थी। और हद तो तब हो गई जब इसे क्रिस के कमरे में सीक्रेट डिवाइस छुपाते हुए देख लिया था, ताकि यह क्रिस की एक्टिविटी पर नजर रख सके। और तब से मैंने इस पर स्पेशल नजर रखनी शुरू की। मैंने देखा था कि यह हर दिन एक भी मौका नहीं छोड़ती थी आशी को आंटी आपकी नजर में गिराने की। हम जानना चाहते थे यह इतनी इन्फॉर्मेशन किसे देती है, और फिर हमें पता चला कि यह पूरी इन्फॉर्मेशन युवान खन्ना को देती है। हमने इसकी डिटेल निकलवाई तो हमें पता चला लगभग 1 साल पहले यह युवान खन्ना से एक पार्टी में मिली थी और यह उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लेकिन क्योंकि युवान खन्ना को क्रिश के बारे में पहले ही पता था, उसने जासूसी के लिए इसे इस घर में भेजा ताकि किसी को शक भी ना हो और वह आशी पर नजर रख सके, ताकि सही मौका मिलने पर वह आशी को किडनैप कर ले। तो हमने भी उन्हें मौका दे ही दिया। मैंने और क्रिश ने और आशी ने मिलकर यह प्लान बनाया। आशी ने क्रिश का दिल तोड़ा और इसकी इंफॉर्मेशन मिलते ही युवान खन्ना आशी को किडनैप करके ले गया। फिर हमें एक दिन पता चला कि कैथी और जॉस को कि स्विट्जरलैंड के अस्पताल में हैं, क्योंकि जॉस कोमा में था, वह कभी मरा ही नहीं था। क्रिश ने उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसे स्विट्जरलैंड भेज दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था हमारी लड़ाई में किसी बेगुनाह का खून बहे। लेकिन जब कैथी ने आशी पर जानलेवा हमला किया और क्रिश यहाँ नहीं था, लेकिन उसके पीछे से राका को इस बारे में पता था। जॉस जिंदा है, इस बारे में क्रिश और राका के अलावा कोई नहीं जानता था। राका ने कैथी को जॉस के पास भेज दिया था ताकि वह उसका ख्याल रख सके। धीरे धीरे जॉस पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से वह अभी भी स्विट्जरलैंड में था। लेकिन न जाने कैसे युवान खन्ना को कैथी और जॉस के बारे में पता चल गया और उसने उन दोनों को किडनैप करवा लिया। फिर उन दोनों की लाइफ को बचाने के लिए मुझे और क्रिश को दूसरी चाल चलनी पड़ी। हम दोनों को जानबूझकर एक दूसरे से झगड़ा करना पड़ा और क्रिश ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं प्लान के मुताबिक आशी से मिलने गया और उसे यह कहा कि मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं, और सही मौका देखकर युवान खन्ना ने मुझे वहां से भी किडनैप कर लिया। लेकिन बेवकूफ इंसान, उसने मुझे किडनैप करके कैथी और जॉस के साथ ही रखा, और जैसा कि हमारी प्लानिंग थी, सही वक्त पर हमारी टीम ने मुझे कैथी और जॉस को आज़ाद करवा दिया। यहाँ से मिल रही इंफॉर्मेशन के मुताबिक युवान खन्ना को ऐसा ही लगता रहा कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से है, लेकिन यहाँ तो हमने ही गेम खेला था। क्रिश की प्लानिंग सचमुच काफी स्ट्रांग थी। उसने आशी को विवान खन्ना के घर भेजा ताकि वह अपने डैड की सीक्रेट बिल और माफिया किंग स्टेटस सिंबल रिंग हासिल कर सके, जो कि विवान खन्ना ने धोखे से हासिल कर लिया था। और अब सब कुछ आप लोगों के सामने है। और इतनी स्ट्रांग प्लानिंग को सुनकर सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थीं और सोफिया के माथे से पसीना बहने लगा था। वह अचानक ही वहां से भागने को हुई कि तभी नताशा तुरंत ही आगे आकर एक थप्पड़ खींचकर सोफिया के चेहरे पर दे मारती है, जिसका अंदाजा सोफिया को बिल्कुल भी नहीं था। वह खुद को संभाल भी नहीं पाई और अचानक ही फ्लोर पर गिरने को हुई कि तभी आशी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उस पर दया दिखाते हुए कहा, अरे नताशा, यह क्या किया तूने? बेचारी के गोरे गोरे गालों पर क्यों मारा? देखो तो, बेचारी के चेहरे पर तुम्हारी उंगलियों के निशान छप गए। यह तो बहुत बुरा है।
सॉरी सोफिया, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? इतना कहकर आसी मासूम सा चेहरा बनाकर उसके गालों पर छपे हुए उंगलियों के निशान को देखने लगी। सोफिया अपनी आंखों में आंसू लिए आसी की तरफ देख रही थी कि तभी आसी ने भी खींचकर एक झापड़ उसके दूसरे गाल पर दे मारा। अब सोफिया खुद को संभाल नहीं पाई। वह एक बार फिर नताशा के पास जाकर गिरी। नताशा ने एक बार फिर उसके गाल पर दूसरा थप्पड़ मारा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन के घर गृहस्थी में आग लगाएगी? तेरी तो। इतना कहकर नताशा ने जैसे ही थप्पड़ मारा, सोफिया फिर से आसी के पास जाकर गिर गई। आसी ने उसे फिर से एक थप्पड़ मारा और ऐसे ही करते करते सोफिया के चेहरे पर ना जाने कितने ही थप्पड़ लग चुके थे। यह नजारा देखकर ऐना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रॉकी तुरंत अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें शांत करते हुए बोला, मॉम प्लीज, ड्रैगन किंग के हिसाब से बीच आप ना ही बोलें तो अच्छा होगा, वरना आप अपने बेटे की नाराजगी की शिकार बन जाएंगी। सोफिया ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। आसी और नताशा लगातार सोफिया को मार रहे थे और अब सोफिया रोते हुए क्रिश की तरफ यूं ही देखते हुए बोली, क्रिश प्लीज मुझे बचाओ, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, क्रिश प्लीज समझने की कोशिश करो। सोफिया के मुंह से यह शब्द सुनने के बाद आसी, जो कि गुस्से से पहले ही सोफिया को मार रही थी, अचानक ही दांत पीसते हुए सोफिया के बालों को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर, क्या कहा चुड़ैल, तू मेरे साइको से प्यार करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? वह पति है मेरा, वह सिर्फ मेरा है, समझी? उसके ऊपर आंख डालने की कोशिश भी की तो तेरी आंखें निकाल कर चील कौओं को खिला दूंगी। इतना कहकर आसी ने उसे झटके से खींचकर फ्लोर पर दे मारा। आह की आवाज के साथ सोफिया खुद को संभाल नहीं पाई और फ्लोर से उसका चेहरा टकरा गया। उसकी नाक और माथे से खून बहने लगा। अब आसी खींचकर उसे एक लात उसके चेहरे पर दे मारती है। ऐसा होते ही सोफिया फिर से दर्द से कराहने लगी। रॉकी, निक और गौरी बेचारे इस सीन को देख नहीं पाए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें कवर कर ली। राका तुरंत याना को अपने पीछे कर लेता है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। उसके लिए इस तरह का सीन देखना बिल्कुल भी सही नहीं था। अब आशी पंजों के बल बैठकर सोफिया के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उसके बालों को पकड़कर उसे लगभग नोचते हुए बोली, तेरा चेहरा देखकर ही मुझे तुझ पर इतना गुस्सा आ रहा है कि जी करता है तेरे इन सारे बालों को नोचकर तुझे टकला कर दूं। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर नजर डालने की? वह मेरा है, समझी, सिर्फ मेरा है। इतना कहकर आसी उसके बालों को पकड़कर एक बार फिर फ्लोर पर दे मारती है। आ की आवाज के साथ सोफिया तड़प उठी और अब वह दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो चुकी थी कि तभी क्रिस झटके से आगे आकर आसी को उससे दूर करते हुए बोला, फायरफ्लाई स्टॉप इट, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर क्रिस राका की तरफ देखते हुए आंखों से इशारा करता है, जिसके बाद राका उसकी आंखों के इशारे को समझ कर चुका था। थोड़ी ही देर में कुछ लोग बेहोश सोफिया को घसीटते हुए वहां से लेकर चले गए। इस वक्त रात हो चुकी थी। अब क्रिश सभी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब आप लोग डिनर करके जाकर रेस्ट कीजिए। क्रिश पीटर की तरफ देखते हुए बोला, हमारा खाना हमारे कमरे में भेज दो। इतना कहकर क्रिस एक बार फिर सभी को इग्नोर कर आशी को झटके से अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। आशी अभी भी गुस्से से उबल रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन देखकर अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानता था आशी किस हद तक क्रिस से प्यार करती है। कार्तिक के रूप में उसने आशी के हर प्यार और पागलपन को देखा था और क्रिश आशी से कितना प्यार करता है यह तो उसकी आंखों में ही नजर आता था। अपनी बहन को एक अच्छा लाइफ पार्टनर के साथ खुश देखकर उसे अच्छा लग रहा था कि तभी अचानक अंश को भी काजल का ख्याल आया और वह अब सभी के जाने के बाद खाने की प्लेट लेकर काजल के पास कमरे में आया।
जहां कमरे का दरवाजा खोलते ही काजल ने अचानक ही एक फ्लावर वॉश से अंश के सर पर हमला कर दिया। और फिर तो दोस्तों, क्या काजल यहां से भाग निकल जाएगी? क्या लगता है अब अंश क्या करने वाला है काजल के साथ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।